हेलो एवरीवन। तो अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको दिसंबर में 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फर्स्ट सेशन है वो दिसंबर 9 1946 में कंडक्ट हुआ था पहला। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कैबिनेट मिशन के बेसिस पे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उस टाइम जो कैबिनेट मिशन था वो बताया गया है कि उसके मेंबर्स कौन कौन से थे। पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये इसके मेंबर थे। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी कंपोजिशन कुछ इस तरीके से थी कि जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। टोटल जो स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 थी। उसमें से 292 मेंबर्स जो हैं वो प्रोविंसेस से थे। 93 मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स थे जो प्रिंसली स्टेट्स से थे। और फोर मेंबर्स जो थे वो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। हालांकि माउंट बैटन प्लान आया फिर 3 जून 1947 को। माउंट बैटन प्लान जो है वो पार्टीशन के लिए था। इसके अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी और जितनी भी पाकिस्तान के प्रोविंसेस थे उन्होंने उनके मेंबर्स ने विड्रॉ कर लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। फिर उसके बाद जो स्ट्रेंथ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 299 रह गई। जो फर्स्ट सिटिंग थी उसको प्रिसाइड किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए 2 साल 11 महीने और 17 दिन का टाइम लिया। नेक्स्ट टॉपिक देख चलते हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अब ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को डायरेक्ट किया है कि वो इंस्ट्रक्शन दे कि जो पीडब्ल्यूडीज हैं उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिले। अब तक जो है प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई है सेंटर के द्वारा, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंटर को कि वो ऐसी इंस्ट्रक्शन दे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंडर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसको एटलीस्ट 4% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कौन होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कोई भी पर्सन जो एटलीस्ट 40% डिसेबल्ड है और जिसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने सर्टिफाई किया है, वो सर्टिफाइड है कि वो 40% डिसेबल्ड है, तो उस पर्सन को पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोला जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है उसके अंदर 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो हैं आती हैं। अब देखते हैं कुछ लैंडमार्क केसेस। जो सबसे पहला केस था वो सिद्ध राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका था। जनवरी 2020 जजमेंट उसमें आई। उसमें बोला गया कि जो पीडब्ल्यूडीज हैं उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलने का राइट है, नॉट जस्ट इन रिक्रूटमेंट। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ही नहीं बल्कि उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हालांकि सेंटर ने अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं किया। फिर नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड केसेस। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिजर्वेशन है वो ग्रुप ए बी सी डी सारी सर्विसेज में मिलनी चाहिए पीडब्ल्यूडीज को। फिर उसके बाद राजीव कुमार गुप्ता केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि जो रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडीज को वो ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो हैं उनमें मिलनी चाहिए। थर्ड जो है टॉपिक हम देख लेते हैं गवर्नमेंट एड। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू गवर्नमेंट एड अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 2 इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, कि गवर्नमेंट एड हर इंस्टीट्यूशन को मिले ही मिले ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ग्रांट देने में, कि वो चाहे वो उसको कोई माइनॉरिटी जो है वो मैनेज कर रही हो या फिर कोई और स्टेट मैनेज कर रही हो या कोई माइनॉरिटी
मैनेज कर रही हो। अब वो माइनॉरिटी कैसे भी हो सकती है, लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकती है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकती है। एट दैट टाइम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 30 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हालांकि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, बिल्कुल इस पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। अब कोई भी एडेड इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोई भी हो, वहाँ पे डिफरेंस हो सकता है माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी वन, बट अगर इंस्टीट्यूट खुद ही नहीं चाहता कि वो ग्रांट को एक्सेप्ट करे, वो एड नहीं चाहता, तो वो ओपन है कि वो ग्रांट को डिक्लाइन कर सकता है एंड अपने तरीके से मैनेज कर सकता है चीज़ों को। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेडिशन, जो सेक्शन 24A है आईपीसी का, उसमें डिफाइन किया गया है सेडिशन को। अब सेडिशन क्या होता है? जब कोई भी पर्सन गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसअफेक्शन या फिर हेट्रेड फैलाना चाह रहा है तो उसको सेडिशन बोला जाएगा। वो सेडिशन जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वर्ड, साइन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन या फिर किसी भी तरीके से। और ये जो सेडिशन है अंडर आईपीसी सेक्शन 124A, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके लिए जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो कुछ इस तरीके से है कि या तो 3 साल की सज़ा हो सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक मिल सकती है। अब बहुत सारी वर्डिक्ट्स आई हैं, लाइक रमेश थापर केस है, केदारनाथ सिंह केस, कन्हैया कुमार केस। इसमें सिडिशन को रीडिफाइन किया गया है। इसमें बोला गया है कि सिडिशन तब माना जाएगा कि अगर डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर हो रहा हो, अटेम्प्ट टू वायलेंटली ओवरथ्रो द लॉफुल, वायलेंटली अगर आप जो लॉफुल गवर्नमेंट है उसको वायलेंटली आप ओवरथ्रो करना चाह रहे हैं तो वो एक सेडिशियस एक्ट में गिना जाएगा। थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ पब्लिक, या फिर स्टेट की सिक्योरिटी को आप थ्रेटन करना चाह रहे हैं तो ये भी एक सेडिशन में गिना जाएगा। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेट स्पीच। रिसेंटली क्या हुआ है कि होम मिनिस्ट्री ने एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया है जिसमें बोला गया है कि जो ऑफेंसेस हैं रिलेटिंग टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उनमें अगर रिफॉर्म्स की ज़रूरत हो तो उसके लिए पैनल क्रिएट किया गया है। अभी तक क्या है कि जो आईपीसी है हमारी, उसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है हेट स्पीच के लिए कि किसको हम कहेंगे कि ये हेट स्पीच है, इसके लिए कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। पर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें डिफाइन किया गया है कि हेट स्पीच कोई भी ऐसी स्पीच कि जो किसी भी इंडिविजुअल की इंसल्ट करे ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडेंटिटी या फिर अदर ट्रेड्स जैसे सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर डिसेबिलिटी की वजह से, या फिर कि उसके रिलीजन के बेसिस पे किसी की इंसल्ट की जाए या उसको थ्रेट किया जाए, तो वो एक हेट स्पीच मानी जाएगी। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेटजी और प्लान ऑफ एक्शन ऑन हेट स्पीच जो है वो रिलीज़ किया है। हमारी इंडिया में भी कुछ लीगल प्रोविजंस हैं हेट स्पीच से रिलेटेड। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 124A ऑफ आईपीसी पेनलाइज करता है सेडिशन को। आर्टिकल 153 एंड 153B ऑफ द आईपीसी जो है वो, अगर कोई इंसान एनिमिटी या फिर हेट्रेड फैला रहा है दो ग्रुप्स के बीच में, तो 153 एंड 153B ऑफ द आईपीसी के तहत उसको सज़ा मिल सकती है। सेक्शन 505 क्लॉज 1 एंड 2 जो है आईपीसी का, वो पेनलाइज करता है कोई भी सर्कुलेशन कर रहे हैं हम किसी स्टेटमेंट, कोई रूमर फैला रहे हैं जो जिसकी वजह से एनमिटी पैदा हो सकती है किसी भी ग्रुप में, हेट्रेड हो सकती है, इलविल हो सकती है दो क्लासेस के बीच में, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी आईपीसी के सेक्शन 5051 और 2 के अंदर। जो 267th रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, उसमें डिफाइन किया गया है हेट स्पीच को। उसमें बोला गया है कि कोई भी इंसान जो हेट्रेड फैला रहा है प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, किसके बेसिस पे हेट्रेड फैलाई जा रही है, रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ, इन सब बेसिस पे अगर कोई हेट्रेड फैलाता है या फिर एनमिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है तो वो हेट स्पीच में जो है वो गिना जाएगा। इसके अलावा 2 कमिटीज़ भी सेटअप की गई थी, विश्वनाथन कमेटी 2019 में, जिसमें बताया गया कि जो 153CB सेक्शन है एंड सेक्शन 505A है आईपीसी का,
incitement to commit an offense on the ground of religion, race, caste, community, sex, gender identity, sexual orientation, place of birth, residence. सो ये पैरामीटर्स दिए गए हैं कि इनके बेसिस पे अगर कोई हेट्रेड फैलाता है तो वो उसको पनिशमेंट मिलेगी. फिर बेस बारो कमेटी 2014 में आई. उसमें भी जो 153C सेक्शन था उसमें जो है बताया गया कि अगर अटेम्प्ट किया जा रहा है प्री जुडिशियल टू ह्यूमन डिग्निटी तो उसमें 5 साल तक की सज़ा मिलेगी. और अगर कोई जेस्चर, कोई इंसल्ट किया जा रहा है किसी जेस्चर से तो उसको 3 साल की सज़ा जो है वो मिलेगी और उसको पे फाइन भी लग जाता है. फिर आता है सैक्रिलेज. सैक्रिलेज जो है वो क्या है? रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि जो स्टेट का बिल है फॉर द इम्प्रिजनमेंट फॉर डेस्क्रेशन ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ 4 रिलीजन्स के लिए उसको एसेंट मिले. जो सैक्रिलेज होती है बेसिकली क्या होता है, वो सैक्रिलेज में क्या है, कोई भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट या फिर प्लेस है जो एक रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है पर उसको वो रिस्पेक्ट ना मिले, उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाए तो उसको सैक्रिलेज बोला जाता है, जो कि एक तरीके की क्या है, ब्लास्फेमी है. इंडिया जहाँ हमारी है वो सेक्युलर स्टेट है. अब सेक्युलर स्टेट होते ही ये सारे रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करता है बाय ब्लास्फेमी. ओके. सेक्शन 295, 295A, 297, 298 of the IPC presently deals with the blasphemy incidents. सेक्शन 295 जो है वो डील करता है पनिशमेंट के लिए कि कोई भी पर्सन जो इंटेंशनली डैमेज, डिस्ट्रॉय या डिफाई करता है, ऐसे कोई भी मान लो कोई रिलीजियस ऑब्जेक्ट है, अगर उसको किसी ने डैमेज कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो सेक्शन 295 के अंडर मिलेगी. और अगर कोई भी इंसान जो किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को या फिर रिलीजियस ऑब्जेक्ट है उसको अगर मलिशियसली कुछ ऐसा गलत बोल रहा है उसके बारे में, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है बाय वर्ड्स या फिर रिटर्न या फिर साइंस का यूज़ करते हुए, तो उसको सज़ा मिलेगी अंडर सेक्शन 295A. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन. नाउ व्हाट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन कब होती है? जब हम किसी भी इंडिविजुअल को डिटेन किया जाता है सिर्फ इस शक के आधार पर कि वो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. पर यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट किया है कि प्रोविजंस जो हैं ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के कैन नॉट बी इन्वोक्ड ओवर एप्रीहेंशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि आपको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, ऐसा सिर्फ शक है, इस बेसिस पे इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन को इन्वोक नहीं किया जा सकता जब तक कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट ना हो. सिर्फ एप्रीहेंशन के बेसिस पे प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज़ नहीं हो सकता. प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है उसके बारे में देख लेते हैं. प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एक एक्शन होता है डिटेन करने का एक पर्सन को, टेकन ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट रॉन्ग एक्शन मे बी डन बाय द, कि वो पर्सन जो है कुछ गलत कर सकता है, सिर्फ इस शक के आधार पर किसी को जब डिटेन किया जाता है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोला जाता है ताकि वो कुछ गलत एक्ट ना कर पाए. हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें आर्टिकल 22 जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. आर्टिकल 22 किसी भी अरेस्ट या फिर डिटेंशन से प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाता है. इस आर्टिकल में ये बताया जाता है कि कोई भी पर्सन जिसकी डिटेंशन होती है उसको ये बताया जाए कि उनको किस ग्राउंड पे उनकी डिटेंशन हो रही है, कोई और लीगल प्रैक्टिशनर उनको डिफेंड करे, और राइट टू कंसल्ट उनको दिया जाता है अंडर आर्टिकल 22. हालांकि ये जो राइट है आर्टिकल 22 के अंडर, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है. सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया इनको आर्टिकल 22 के अंडर जो है प्रोटेक्शन मिल सकती है, एलियंस को जो है वो नहीं मिल सकती. पर्सन डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जो कोई भी पर्सन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर डिटेन किया गया है उसको भी इस आर्टिकल के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मिलती. फिर नेक्स्ट आता है राइट टू प्रोटेस्ट. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट ऑफ फार्मर्स शुड नॉट हिंडर ट्रैफिक और पब्लिक मूवमेंट.
अभी रिसेंटली जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था उससे रिलेटेड ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है कि अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत ही पीसफुली करें, उससे ट्रैफिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। राइट टू प्रोटेस्ट देखते हैं, आर्टिकल 19(1)(a) एंड 19(1)(b) राइट टू प्रोटेस्ट देता है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये अलाउ करता है पीपल को कि वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स और अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी हमारी और गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल रहेगी। बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट, दिस right is not absolute, it is qualified, this is subjected to some reasonable restrictions। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राइट टू बी फॉरगॉटन। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द राइट टू बी फॉरगॉटन। फिर रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ अपहेल्ड द राइट टू बी फॉरगॉटन ऑफ एन इंडिविजुअल, कि राइट हर एक इंडिविजुअल का राइट है राइट टू बी फॉरगॉटन। अब ये राइट टू फॉरगॉटन है क्या, ये देख लेते हैं। राइट टू फॉरगॉटन में बताया जाता है कि जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, सर्च इंजन्स हो गए, डेटाबेस हो गए, वेबसाइट हो गए, उस पर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उसको रिमूव किया जा सके, ये होता है राइट टू बी फॉरगॉटन। राइट टू बी फॉरगॉटन जो है वो अंडर राइट टू प्रिवेसी के अंडर आता है। इंडिया जो है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इंडिया के पास नहीं है, इंडिया स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नहीं प्रोवाइड करती है राइट टू बी फॉरगॉटन के लिए। जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था 2019 में, हालांकि इसमें प्रोटेक्शन मिली हुई है, पर यह भी स्पेसिफिकली राइट टू इरेजर ऑफ डाटा के बारे में स्पेसिफिकली डील नहीं करता, जो कि यूरोपियन GDPR आर्टिकल 17 में जो आउटलाइन किया गया है क्राइटेरिया कि इन सर्कमस्टेंसेस में किसी भी इंडिविजुअल का डेटा रिमूव कर दिया जाए, हालांकि ऐसा प्रोविज़न इंडिया में नहीं है। आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी रिसेंटली एक टीचर को टर्मिनेट कर दिया गया था विदाउट कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी। सो आर्टिकल 3112 क्लॉज 2 वो मैंडेट करता है जम्मू एंड कश्मीर में कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर उसको रिमूव करना है तो उससे पहले क्या होगी, एक इंक्वायरी मैंडेटेड है। बट अगर गवर्नर और प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हैं कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को लेकर वो सेटिस्फाइड हैं कि कि जो ये एम्प्लॉय है उसको रिमूव करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए फिर प्रायर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रिब्यूनल। इसमें जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने ऑर्डर किया है स्टेट पुलिस बॉर्डर विंग को कि वो गोरखाज के अगेंस्ट कोई भी केस फॉरेन ट्रिब्यूनल में फॉरवर्ड ना करें। जो फॉरेन ट्रिब्यूनल है वो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। बेसिकली इसका काम ये होता है कि ये देखती है कि कोई भी पर्सन जो डाउटफुल पर्सन है वो फॉरेनर है या नहीं, और अगर फॉरेनर है तो उसको फॉरेनर एक्ट 1946 के अंडर ट्रीट किया जाएगा। जो फॉरेनर एक्ट 1946 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो प्रोविज़न बना सकती है फॉरेनर्स की एंट्री और डिपार्चर को लेकर। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो पहले सेटअप हुए थे 1964 में, और ये सिर्फ और सिर्फ आसाम में अवेलेबल हैं। बाकी अगर कंट्री में कोई भी डाउटफुल पर्सन है जो लगता है कि ये फॉरेनर है, उसका केस जो है लोकल कोर्ट्स में जाएगा, ना कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स सिर्फ और सिर्फ आसाम स्टेट के लिए हैं। फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो हैं गेट टू काइंड ऑफ केसेस, दो काइंड जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें दो तरीके के केस देखे जाते हैं। पहला विद रेफरेंस टू जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर पुलिस है, जो जो केस रेफ़र करती है रिगार्डिंग फॉरेनर्स, वो केस जाते हैं। और दूसरे जो जिनका नाम इलेक्टोरल रोल्स में है पर वो क्या है डाउटफुल हैं, उनके केस भी फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो देखते हैं। फॉरेन ट्रिब्यूनल जो है हेडेड बाय अ मेंबर, कैन बी अ रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो सकता है, ब्यूरोक्रेट हो सकता है, लॉयर हो सकता है। मिनिमम 7 ईयर ऑफ लीगल प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है।
In 2019, Ministry of Home Affairs amended Foreign Tribunal Order 1964, empowering district magistrate in all the state UTs to set up tribunals. अब क्या हुआ है, रिसेंटली 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट और यूटीज़ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको एम्पावर कर दिया है कि यहाँ पर भी फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया जा सकता है. अर्लियर जो ये पावर थी टू कॉन्स्टिट्यूट अ फॉरेन ट्रिब्यूनल इज़ वेस्टेड इन दी ओनली विद द सेंटर, पर अब जो है स्टेट और यूटीज़ में भी किया जा सकता है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को सेटअप. सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सो मच.